हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत महाद्वीप एवं महासागरीय तली की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करेंगे। ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन। प्रथम दृष्टया भूपृष्ठ पर दो ही स्थल रूप दिखाई देते हैं, महाद्वीप एवं महासागर। ये पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। विद्वानों ने इन्हें पृथ्वी की प्रारंभिक भू रचना कहा है। जो भी महासागर और महाद्वीप कैसे बने उसके संदर्भ में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। विभिन्न लोगों ने अपने अपने मत दिए, लेकिन महाद्वीप और महासागरों के वितरण से संबंधित निम्न तथ्यों पर ध्यान देना भी आवश्यक है। प्रथम तो पृथ्वी पर 71.1% भाग जल तथा 28.9% भाग स्थल से आवृत है, अर्थात जल मंडल स्थल मंडल से बहुत बड़ा है। दूसरा, संपूर्ण ग्लोब पर स्थल एवं जल क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत स्थित है, जिसे हम प्रतिध्रुवस्थ भी कहते हैं। अपवाद स्वरूप मात्र 1.4% स्थल भाग के प्रति ध्रुवस्थ स्थल हैं और 44.6% जल भाग के प्रति ध्रुवस्थ जल है, लेकिन 95% स्थल भाग के विपरीत सागर है। उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर तथा दक्षिणी ध्रुव पर एंटार्क्टिका महासागर इसका श्रेष्ठ डियर स्टूडेंट उदाहरण है। तीसरी बिंदु को देखें तो कि ग्लोब के उत्तरी भाग में स्थल की अधिकता है और जल क्षेत्र की कमी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता तथा स्थल भाग की कमी दिखाई देती है। यदि ब्रिटेन को गोलार्ध का केंद्र माना जाए तो यहाँ पृथ्वी का 83% स्थल भाग होता है। इसे स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। और इसी प्रकार न्यूजीलैंड को केंद्र माना जाए तो 90% से अधिक जल का भाग होता है। इसे जलीय गोलार्ध कहते हैं। चौथे बिंदु पे यदि हम बात करें तो पृथ्वी पर स्थित समस्त महाद्वीप त्रिभुजाकार में हैं, जिनका आधार उत्तर में तथा शीर्ष दक्षिण में है। महासागर भी लगभग त्रिभुज की आकृति में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया इसका एक अपवाद है। महाद्वीपीय किनारों पर द्वीपीय चाप एवं मोड़दार पर्वतों की डियर स्टूडेंट अधिकता पाई जाती है। महाद्वीपीय महासागरों की रचना के बारे में किसी भी सिद्धांत की यथार्थता उपयुक्त तथ्यों के आधार पर ही बताई जा सकती है। इससे संबंधित महासागर और महाद्वीपों की जो उत्पत्ति है उसके संदर्भ में विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं। दो तरीके के सिद्धांत डियर स्टूडेंट, इसमें एक है संकुचन सिद्धांत और दूसरा है प्रवाह सिद्धांत। संकुचन सिद्धांत के अकॉर्डिंग पृथ्वी जब ठंडा हुई तो उसका आंतरिक भाग भी ठंडा हुआ और सिकुड़ने लगा। आंतरिक भाग के सिकुड़ जाने पर गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का बाहरी तल भी संकुचित हुआ और बाहरी तल के संकुचित हो जाने से तल का संपूर्ण भाग ऊंचा नीचा हो गया। जो भाग ऊंचा उठा वे महाद्वीप तथा जो भाग नीचे हुए वे महासागर में परिवर्तित हो गए। संकुचन सिद्धांत में लोथियन ग्रीक का चतुष्फलक सिद्धांत है और जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत है। डियर स्टूडेंट, हमारे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रवाह सिद्धांत के संदर्भ में, उसमें वैगनर का डियर स्टूडेंट महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है और दूसरा प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है। तो यहाँ हम वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की बात कर लें। 1912 में इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जर्मन जलवायुवेता और भूगर्भ शास्त्रवेता थे ये, परंतु इसका विवेचन 1915 और 1920 में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के कारण सिद्धांत लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया। वैगनर के सामने मूलभूत समस्या थी जलवायु संबंधित परिवर्तन। भूमंडल पर अनेक ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनके आधार पर ज्ञात होता है डियर स्टूडेंट कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक बार परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन दो रूपों में देखे गए।
यदि स्थल भाग एक जगह पर स्थिर हैं हों तो जलवायु कटिबंधों का क्रम से स्थानांतरण हुआ होगा, जिस कारण कभी शीत, कभी उष्ण तथा शुष्क तथा कभी उष्णाद्र जलवायु का आगमन हुआ होगा, परंतु ऐसा स्थानांतरण के प्रत्यक्ष प्रमाण डियर स्टूडेंट नहीं है। दूसरा कि यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हों तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। वैगनर ने स्थल के स्थायित्व को पूर्णतः स्वीकार किया तथा उसके स्थानांतरण प्रभाव में डियर स्टूडेंट विश्वास किया। सिद्धांत का जो प्रधान रूप है उसमें वैगनर ने पूर्व जलवायु शास्त्र, पूर्व वनस्पति शास्त्र, भूशास्त्र, भूग्रह शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर मान लिया कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे और इस स्थल पिंड का नाम उन्होंने डियर स्टूडेंट पेंजिया दिया। इस पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जलभाग था जिसका नामकरण वैगनर ने पैंथालासा किया। पेंजिया का उत्तरी भाग लोरेंसिया के नाम से, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका को प्रदर्शित करता था। पेंजिया में डियर स्टूडेंट 3 परतें उन्होंने बतलाई। ऊपरी भाग सियाल, मध्यवर्ती भाग सीमा तथा केंद्रीय भाग नीफे का बना था। सियाल यानी महाद्वीपीय भाग बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा था। कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका के वर्तमान डरबन के पास था और वैगनर के सिद्धांत का इस प्रकार क्रियान्वयन डियर स्टूडेंट कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होता है। आगे चलकर पेंजिया का विभाजन हो गया तथा स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। परिणाम स्वरूप महासागरों तथा महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप सामने आया डियर स्टूडेंट। सिद्धांत के पक्ष में उन्होंने तर्क दिए हैं। हिंद महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है डियर स्टूडेंट। भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर हिंद महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियम तथा हर्सिनियम पर्वतक्रमों की समानता पाई जाती है। दोनों तटों की भूवैज्ञानिक संरचना का विचार किया गया तो पुनः साम्यता दिखाई देती है। हिंद महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेषों तथा वनस्पति के अवशेषों में पर्याप्त समानता पाई जाती है। स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक छोटे छोटे जंतु अधिक संख्या में होने पर पश्चिम की ओर भागते हैं, परंतु आगे स्थल न मिलने के कारण सागर में जलमग्न हो जाते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि अतीत काल में जब स्थल भाग एक में मिले थे तब तो ये जंतु पश्चिम की ओर डियर स्टूडेंट जाया करते थे। ग्लोसोपेट्रिक वनस्पति का भारत, अफ्रीका, फोकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाया जाना डियर स्टूडेंट ये प्रमाणित करता है कि कभी स्थल भाग एक थे। कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के प्रभावों का ब्राजील, फोकलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना तभी संभव हो सकता है जब ये स्थल भाग कभी एक रहे हों तथा दक्षिणी ध्रुव डरबन के पास रहा हो। उन्होंने जो प्रवाह संबंधित बल बताया उसमें क्योंकि गोंडवाना जो पेंजिया था उसका विभाजन होता है 2 दिशाओं में प्रवाह होता है, उत्तर की ओर और भूमध्य रेखा की ओर तथा पश्चिम की ओर। प्रवाह में 2 बलों का प्रयोग बताया उन्होंने। भूमध्य रेखा की ओर जो प्रवाह हो गुरुत्वाकर्षण बल तथा प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ और महाद्वीपों का पश्चिम दिशा की ओर जो प्रवाह हुआ डियर स्टूडेंट वो सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण माना है। तो इस प्रकार इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे चल करके इन्होंने इसी सिद्धांत के माध्यम से पर्वतों का निर्माण, कार्बोनिफेरस हिमानीकरण, समुद्रद्वीपीय चापों की उत्पत्ति आदि को समझाने का प्रयास किया। सिद्धांत का जो मूल्यांकन है उसको यदि हम देखें उसके विपक्ष में जो तर्क हैं तो वैगनर द्वारा प्रयुक्त बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। चंद्रमा तथा सूर्य के ज्वारीय बल से महाद्वीपों में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह तभी हो सकता है जब उसका वर्तमान ज्वारीय बल 90 अरब गुना से भी अधिक हो। इतना बल महाद्वीपों के प्रवाह के समय रहा हो तो पृथ्वी का परिभ्रमण मई के वर्ष में बंद हो गया होता। वैगनर ने कई परस्पर विरोधी बातें कही। प्रारंभ में कहा कि सियाल सीमा पे बिना किसी रिकॉर्ड के तहत, बाद में बताया कि सीमा से सियाल पर रुकावट आई।
अंध महासागर के दोनों तट पूर्णतः नहीं मिलाए जा सके। दोनों तटों की भूगर्भिक संरचना हर जगह समान नहीं दिखाई देती। वैगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा तथा तिथि पर अच्छी तरह से प्रकाश नहीं डाला। कार्बोनिफेरस युग से पहले पेंजिया किस बल द्वारा स्थिर रहा। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और स्थल महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।